हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। मैं हूं अनुप रंजन और मैं लेकर आया हूं यूरिया प्लांट का नेक्स्ट प्रश्न। इसमें दोस्तों मैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि लासा तेलिया का नियम जो है, यूरिया बनाने के लिए जो लासा तेलिया का नियम है वो क्या है, और यूरिया बनने की जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि एक तो लासा तेलिया का नियम पूछ लिया जाता है, तो वो तो सबको मालूम है, हाई स्कूल इंटर जो भी है आपने पढ़ा होगा, बता दोगे। लेकिन वो ये पूछते हैं इंटरव्यू में कि जैसे कि यूरिया बनने की फेवरेबल कंडीशन क्या है और कैसे वो आप निकालोगे कि यूरिया बनने की जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है। तो उसके बारे में मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लासा तेलिया का नियम क्या है। लासा तेलिया के नियम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि किसी रासायनिक साम्य पर ताप दाब सांद्रता का परिवर्तन करने से साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिस दिशा में किए गए परिवर्तन का प्रभाव या तो कम हो जाए या तो समाप्त हो जाए। ये लासा तेलिया ने यही कहा था कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन है या कोई केमिकल इक्विलिब्रियम है, तो अगर उसमें आप जो है टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन का में अगर कोई चेंजेस कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में शिफ्ट होगा जिस दिशा में वो अपने में किए गए परिवर्तन का प्रभाव या तो कम कर सके या तो खत्म कर सके या समाप्त कर सके। दोनों बातें एक ही है ना दोस्तों। तो उन्होंने ये कहा था। अब उनके बारे में उन्होंने कुछ रूल दिए थे, वो थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम यूरिया पे चलेंगे। उनके अकॉर्डिंग जो है, अगर उन्होंने तीन या चार कंडीशन उन्होंने रखे थे। सबसे पहले जो है ताप का प्रभाव की एनालिसिस करते हैं कि यदि केमिकल इक्विलिब्रियम पर हम अगर ताप का प्रभाव देखते हैं कि क्या होगा। दोस्तों, यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको पूरा मैं डिटेल बता दे रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके जो है अमोनिया गैस बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और मोलिब्डेनम जो है एज ए प्रोमोटर, आयरन एज ए कैटालिस्ट। तो ये जो है अमोनिया बनाने के लिए जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लग रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों, रिएक्टेंट कहेंगे। तो रिएक्टेंट को मैंने लेफ्ट हैंड साइड नाम दे दिया है कि जो रिएक्टेंट है वो किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में है। और इनसे जो प्रोडक्ट बना यानी कि अमोनिया बनी उसे मैंने नाम दे दिया RHAS यानी कि राइट हैंड साइड। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट को हमने राइट हैंड साइड रखा है और रिएक्टेंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा है। तो अब ये कह रहा है कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जो हीट को इवोल्यूट करते हैं यानी कि जिनके रिएक्शन से हीट बाहर निकलती है, तो उस कंडीशन में, उस रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगा वो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। यानी कि इक्विलिब्रियम जो है LHS यानी कि रिएक्टेंट साइड में शिफ्ट होगा। तो जब रिएक्टेंट साइड में शिफ्ट होगा दोस्तों, तो उस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, कम बनेगा और रिएक्टेंट हमारा ज़्यादा बनेगा। अब समझिए कि कोई अगर रिएक्शन है, अगर वो हीट निकाल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकाल रही है और उस पर भी आप टेम्परेचर दे रहे हो, उसमें आप और टेम्परेचर ऐड कर रहे हो यानी कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो वहाँ पे प्रोडक्ट न बन के वहाँ पे रिएक्टेंट ज़्यादा बनेंगे। कहने का मतलब ये है। अब करेंगे फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो है इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, RHS यानी कि राइट हैंड साइड, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। कह रहा है कि यदि कोई रिएक्शन है जो हीट निकालने के बजाय क्या कर रहे हैं, हीट ले रही है उल्टा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक में हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो जो है राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो है प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि जब हीट देने से रिएक्शन हो रही है, तो जितना हीट और दोगे तो रिएक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो एंडोथर्मिक के लिए हमारा अगर एंडोथर्मिक में अगर आप हीट दोगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। एक्सोथर्मिक में अगर हीट ज़्यादा दोगे यानी टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे तो प्रोडक्ट कम बनेगा, रिएक्टेंट ज़्यादा बनेंगे। ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई आपको। तीसरा कंडीशन क्या है कि नॉर एंडोथर्मिक और नॉर एक्सोथर्मिक। अगर कोई रिएक्शन है जो नहीं एक्सोथर्मिक है नहीं वो एंडोथर्मिक है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम जहाँ पे है वहीं रहेगा, उसमें कोई कहीं भी वो शिफ्ट नहीं होगा। एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारा इक्विलिब्रियम में कोई बदलाव नहीं आता, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। अब देखते हैं दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव में पहला जो है कि इफ प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट RHS यानी कि राइट हैंड साइड जो है शिफ्ट हो जाएगा। कह रहा है कि यदि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो गैसों का वॉल्यूम जो है कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम RHS साइड में यानी कि प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट होगा, तो प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा बनेगा। समझ में आया दोस्तों? कहने का मतलब ये है कि आप जानते हो कि किसी भी गैस को अगर उस पर प्रेशर अप्लाई करें तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब वॉल्यूम कम होगा तो कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा मास में हमारी गैसेज आएंगी, और जब ज़्यादा से ज़्यादा मास में गैसें आएंगी तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो उस कंडीशन में हमारा इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा दोस्तों, प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट होगा, यानी कि प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा बनेगा। अब कह रहा है कि इफ प्रेशर इंक्रीज, यदि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो और वॉल्यूम ऑफ गैस जो है बढ़ रही है, यानी कि प्रेशर जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ रही है, वो कम नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारा जो है इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा दोस्तों, वो शिफ्ट होगा LHS यानी कि रिएक्टेंट साइड में, यानी कि प्रोडक्ट कम बनेगा, रिएक्टेंट ज़्यादा बनेंगे। आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो लेकिन जो है गैसों के मॉलिक्यूल्स हैं वो पास ही नहीं आ रहे, क्योंकि वॉल्यूम कम होगा तभी तो वो पास आ रहेंगे। अगर वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करने पे अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैस दूर दूर होंगी, जिसका मर्जी वहाँ ट्रेवल करे, वो पास तो आएंगी नहीं, वो दूर दूर घूमती रहेंगी और उनमें रिएक्शन होगा नहीं। जब रिएक्शन ज़्यादा होगा नहीं तो प्रोडक्ट हमारा कम बनेगा और रिएक्टेंट हमारा ज़्यादा मिलेगा, यानी कन्वर्जन पुअर होगा, बहुत पुअर कन्वर्जन होगा, और इसमें कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर इक्वल, देन देयर आर नो प्रेशर इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, जितना नंबर्स ऑफ मोल रिएक्टेंट साइड में है उतने ही अगर नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट साइड में है, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर का कोई इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, N2 है गैस फॉर्म में, O2 है गैस फॉर्म में, अब 1 मोल N2 का 1 मोल O2 का मिलकर 2 मोल NO का बना है जो है गैस में। तो उस कंडीशन में प्रेशर बढ़ाने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इधर भी 2 मोल उधर भी 2 मोल, प्रेशर बढ़ाओगे तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तीसरा उन्होंने क्या कहा था कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, अगर आप इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? जो इनर्ट गैस है वो जो रिएक्टेंट साइड में ही ना रिएक्शन करेंगे, ना ही रिएक्टेंट साइड में रिएक्शन करेंगी, ना ही प्रोडक्ट साइड में रिएक्शन करेंगे, क्योंकि भाई वो इनर्ट नेचर की है, उनके रहने या न रहने से कोई मतलब नहीं है। तो इनर्ट गैसों को अगर आप इन करा रहे हो तो रिएक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यही एक रीज़न है कि जहाँ पे हाईली जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो वहाँ पे जो है आग लगने का जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होता है, जहाँ पे सॉल्वेंट से रिएक्शन कराते हैं या सॉल्वेंट से कुछ रिकवरी कराते हैं, तो वहाँ पे हम नाइट्रोजन गैस को उसमें डाल देते हैं, ब्लैंकेटिंग कर देते हैं। वहाँ पे रिएक्टर में जो है नाइट्रोजन गैस से ब्लैंकेटिंग करा देते हैं ताकि जो है वहाँ पे फायर हजार्ड्स न हो। और अगर इनर्ट गैस ऐड करने का कोई एक्वेरियम पे इफेक्ट आता तो हम नाइट्रोजन गैस वहाँ पे उस रिएक्टर में नहीं ऐड करते। लेकिन मैक्सिमम जितने भी रिएक्टर हैं पॉलीमर बनाने की जो प्रोसेस वगैरह है, तो उसमें जो पॉलीमर रेजिन या एक तो हमने पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लांट में ही देखा था, तो सब कुछ जो है रिएक्शन जब स्टार्ट होती थी तो नाइट्रोजन से ब्लैंकेटिंग कर देते थे ताकि फायर हजार कम हो जाए। तो उस केस में हमारा इनर्ट गैस का कोई इम्पैक्ट नहीं आता किस पे, इक्विलिब्रियम पे। नेक्स्ट हम चलते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन।
अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो स्वाभाविक बात है कि जब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो लार्ज अमाउंट में रिएक्टेंट मिलेंगे, जब लार्ज अमाउंट में रिएक्टेंट मिलेंगे तो प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम RHS यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा, कंसंट्रेशन घटाओगे तो जो है LHS यानी कि रिएक्टेंट हमें हमारा जो इक्विलिब्रियम जो है रिएक्टेंट साइड में शिफ्ट होगा, उस कंडीशन में प्रोडक्ट हमें कम मिलेगा। जानते हो कि जितना जितना रिएक्शन होगी तभी तो प्रोडक्ट मिलेगा, अगर रिएक्शन ही नहीं होगी तो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा। तो ये 4 कंडीशन उन्होंने रखा था। अब आते हैं यूरिया पे। दोस्तों यूरिया इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमोनिया एंड CO2 इन 2 स्टेप रिएक्शन। जो यूरिया बनने की जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप है, एक बार में यूरिया एक रिएक्शन में नहीं बनती। जैसे यहाँ पे अमोनिया थी, अमोनिया का तो एक ही बार रिएक्शन करा दिए तो जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, तो ये अमोनिया तुरंत फर्स्ट स्टेप में ही बन गई। लेकिन यूरिया फर्स्ट स्टेप में नहीं बनती, वो 2 स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में नहीं बनती। पहला स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। पहले स्टेप में क्या होता है, अमोनिया और CO2 मिलके अमोनियम कार्बामेट का निर्माण करते हैं, और ये जो रिएक्शन होती है वो होती है एक्सोथर्मिक। ये क्या होती है दोस्तों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यानी कि यहाँ पे हीट निकलती है, कितनी निकलती है 38.1 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल। 38.1 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल, ये जो है हमारी पहले जब हमारा फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होती है तो एक्सोथर्मिक होती है और इतनी जो है हीट निकलती है। ठीक, अब 2 स्टेप में देखते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ द अमोनियम कार्बामेट टू फॉर्म ऑफ यूरिया एंड H2O और कन्वर्जन अप्रोक्स 40%। कह रहा है कि दूसरे स्टेप में क्या होता है कि अमोनियम कार्बामेट का डिहाइड्रेशन होता है, और जब अमोनियम कार्बामेट का डिहाइड्रेशन होता है तो वो यूरिया और पानी में टूट जाता है। जैसे यहाँ पे ये अमोनियम कार्बामेट ही है ना दोस्तों, ये NH2CONH4 जो यहाँ पे बना, तो इसका आप डिहाइड्रेशन करेंगे, यानी कि अब ये क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा तो ये जो है बनाएगा यूरिया NH2CONH2 प्लस H2O यानी कि पानी। और जब ये टूटेगा तो टूटने के लिए हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इसलिए ये जो रिएक्शन है ये है दोस्तों इंडोथर्मिक। क्या है दोस्तों, इंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे जो है 7.1 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल जो है हीट हम दे रहे हैं, तब जाके ये टूट रहा है, और टूट रहा है किसमें, यूरिया और पानी में। समझ में आया। पहले स्टेप रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, जब हमारा अमोनियम कार्बामेट बना। दूसरा स्टेप रिएक्शन क्या है, इंडोथर्मिक है, जब अमोनियम कार्बामेट यूरिया और पानी में टूटा, तो वो क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं। तो पहले तो हमारा जो है 38.1 हीट निकली, और दूसरी बार इसका कंजप्शन हो गया 7.1 हमने ले लिया, क्योंकि हमें क्या करना था, अमोनियम कार्बामेट को तोड़ना था। तो इतना निकले, इतनी ले ली गई। 38.1 पहले थी, अब 7.1 ले ली गई। तो ओवरऑल अब हमारे पास जो हीट बची, कितनी बची, 31.1 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल। तो ओवरऑल हमारे पास क्या है, हीट बची। इसीलिए हम कहते हैं कि यूरिया का फॉर्मेशन जो होता है वो जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास तो नेट जो रिएक्शन है वो तो नेट रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो वो तो एक्सोथर्मिक ही है ना। क्योंकि पहले जैसे आप ये समझो कि पहले किसी ने हमें जो है, पहले हमें लाभ हो गया 50 रुपये का, दूसरे बार हानि हो गई 10 रुपये का, तो ओवरऑल हमें क्या हुआ, ओवरऑल हमें लाभ हुआ। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 40 रुपये का। तो ठीक उसी तरह पहले तो यहाँ पे हमें इतनी हीट मिली, 38.1 जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, तो इतना हीट मिली, और दूसरे बार इसी में से यूटिलाइज हो गई 7.1। तो ओवरऑल क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही हुई। अब जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई तो इसका फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, पहला तो हो जाएगा कि हाई प्रेशर। पहला जो है इसका जो है प्रेशर क्या होगा दोस्तों, हाई प्रेशर। एक सेकेंड, हाँ, इसकी फेवरेबल यूरिया बनने की फेवरेबल कंडीशन क्या होगी,
एक तो हो जाएगी हाई प्रेशर और दूसरी जो हो जाएगी, एक जो थर्मिक रिएक्शन है तो इसका हो जाएगा लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, हाई हो जाएगी। ये है यूरिया बनने की फेवरेबल कंडीशन, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई कंसंट्रेशन। अब आपको मुझे लगता समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो एक बार और डिस्कस कर ले रहा हूँ कि पहले स्टेप में अमोनियम कार्बोनेट बना और वो जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, 38.1 जो है हीट निकली किलो कैलोरी पर ग्राम, और दूसरा स्टेप था डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट टू फॉर्म ऑफ यूरिया एंड H2, और कन्वर्जन इसका 40% रहा। तो ये जो रिएक्शन थी एंडोथर्मिक रही, इसमें हमें 7.1 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल देनी पड़ी। और ओवरऑल अगर रिएक्शन की बात करें तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से इसका जो फेवरेबल कंडीशन है लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई कंसंट्रेशन है। आई होप आपको समझ में अब पूरी तरह से आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।